हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो यू रामलाल आ गया लास्ट क्लास में फ्लूइड्स के, जिसमें हम सरफेस टेंशन पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास की लेंथ से घबराइएगा मत, क्योंकि क्लास की लेंथ 1 आवर प्लस हो सकती है, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक चीज़ में आपको, मुझे भी कन्फ्यूजन होती है, आपको भी होगी क्या। वो जो मैंने फोर्स का फॉर्मूला बताया था ना 7th लेक्चर में, एक फॉर्मूला था फोर्स का, F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा डेल्टा वी अपॉन एल, और एक फॉर्मूला था नूर के ऊपर फोर्स लगाना है, ईटा वी आर। तो कब कौन सा लगाना है? तो ये सिर्फ स्फेरिकल के लिए वैलिड है, स्फेरिकल ड्रॉप या स्फेरिकल बॉडी जब पानी वानी में कहीं गिर रही होगी, तो ये उसके लिए वैलिड है, उसके और इसके सरफेस के लिए। और ये वैलिड है अगर मान लो बाल्टी के अंदर पानी है, एक बाल्टी है उसके अंदर बहुत सारा पानी भरा है, तो ये वाली लेयर इस वाली लेयर पर कितनी फोर्स लगाएगी, ये इसके लिए वैलिड है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, जब नॉन आइडियल फ्लूइड होता है, फॉर एग्जांपल पानी है, तो वो ऐसे बहता है कि पहले आगे वाली लेयर होती है, फिर उसके साइड में उसकी पीछे वाली लेयर्स होती हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के कंटेंट से। आज में क्या क्या हमको पढ़ना है। आप लोग यार, मैंने पता किया शायद यूट्यूब पर लाइक करने से जितना लाइक रहता है उतने नंबर ऑफ 10 टाइम्स लोगों के पास वीडियो जाता है। तो आप लोग लाइक नहीं करते, मैं बोलता नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि मेरा मन नहीं करता कि मेरे वीडियो पर लाइक हो या ना हो। देखो, पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो भाई आपकी इच्छा। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बकवास कम करेंगे क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे सारी चीज़ें एक एक करके हम लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो बलून हैं, एक छोटा बलून है और एक बड़ा बलून है। हालांकि समझ में नहीं आ रहा है कौन सा येलो है और कौन सा ये है, तो आप इसको स्मॉल बोल दो, इसको बिग बोल दो। ठीक, तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगी? तो याद रखना, छोटे वाले बलून में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा पी 2s अपॉन आर। ये किसके लिए? ये है मेरा ड्रॉप के लिए। अगर बबल होगा तो बबल के लिए हो जाएगा ये 4s अपॉन आर डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? प्रेशर इनसाइड और प्रेशर आउटसाइड। प्रेशर इनसाइड ज़्यादा होता है क्योंकि केव सरफेस है, लास्ट क्लास में बताया था। तो छोटे वाले बलून से बड़े वाले बलून में हवा जाएगी और छोटा वाला बलून और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। वैसे सोचने में ये अजीब लगता है, लेकिन ये ट्रुथ है, क्योंकि चेंज इन प्रेशर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन अच्छा सवाल है। इसको हम कौन सा मेथड से करें? नॉर्मल मेथड से करें या फिर वर्क पावर में जो सीखे थे उस मेथड से करें? वर्क पावर में जो सीखे थे उसी मेथड से करेंगे, पूरा बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें कम टाइम में फटाफट कवर करनी होती हैं भाई। बाय ब्लोइंग एयर इन अ सोप बबल, रेडियस इंक्रीजेस आर से आर बाई टू। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है सरफेस एनर्जी में। सरफेस एनर्जी क्या होती है क्या? ये बबल है। बबल है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरफेस एनर्जी होती है वो 4 पाई आर का स्क्वायर। अगर ये ड्रॉप है तो ये होगा, और अगर ये बबल होगा, सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये होगा। अगर ये ड्रॉप होता, बबल होता, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, तो हालांकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के पावर 2 के। जब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस की पावर 2 के, तो मेरी जो फाइनल एनर्जी होगी वो रेडियस को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो 2r का स्क्वायर मतलब 4r हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी किसके? इनिशियल एनर्जी के। तो पहले कितनी थी? लेट सपोज पहले एनर्जी ई थी, अब कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई। तो इंक्रीज कितने टाइम से हुई? 3 टाइम से हुई। जैसे हम करते थे, पहले मान लो एनर्जी 100% थी, अब 4 टाइम्स मतलब 400% हो गई। तो यहाँ से यहाँ आने में इंक्रीज कितने का हुआ? 300% का। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, तो मेरा 300% आंसर आ जाएगा। अगर बोलता कि टोटल परसेंट कितना परसेंट हो जाएगी, 2, यहाँ पर बाई 2 का भी गेम होता है। बाई 2 का गेम आपको अच्छे से पता होगा। बाई 2 है नहीं तो हम उसको नहीं करेंगे। तो 300% से एनर्जी इंक्रीज होगी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है। अगर वर्क डन, बबल का वॉल्यूम V है और वर्क डन इसमें V लग रहा है, W लग रहा है, तो वर्क डन बताओ दूसरे बबल है जिसका वॉल्यूम 2V है। तो मुझे एक बात बस बता दो कि वॉल्यूम रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल होता है? 4/3 पाई r क्यूब, तो वॉल्यूम 4 पाई का 3 होता है। तो अगर मैं रेडियस पावर को इस साइड लेके जाऊँ तो क्या रेडियस के ये v का पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के पावर 2 के। अब अगर मैं रेडियस वाले टर्म को हटाना चाहता हूँ तो मैं इसकी जगह पर इसके प्रोपोर्शनैलिटी को पुट कर सकता हूँ। तो जब इसकी जगह इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को पुट करेंगे तो रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, v का पावर 1/3 और ये स्क्वायर सिंपली तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के पावर 2/3 के। हमने प्रोपोर्शनैलिटी वाले चीज़ों को रिप्लेस की है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए होंगे वर्क पावर में, और वर्क पावर के पावर वाले कंसेप्ट में ऐसे क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन से रिमूव की थी चीज़ें। तो ऐसे कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब वॉल्यूम डबल हुआ मतलब 2v हो गया, तो जब 2v हो गया तब मुझे क्या बतानी है, मुझे वर्क डन बताना है। जब v था, सिंपल जब v था तो ऐसे करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से, जब तो वह ये एनर्जी जो है वो वर्क डन ही होती है एक तरह से। तो वर्क डन इनिशियली जो होगा वो मेरा हो जाएगा इनिशियली वॉल्यूम का पावर 2/3 के, और फाइनली जो मेरा वर्क डन होगा वो मेरा हो जाएगा कितना, v का पावर फाइनली, और ये डबल हो गया और इसका पावर 2/3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, इनिशियल का डबल हुआ है ना, तो यहाँ पर v इनिशियल आ जाएगा, इनिशियल का डबल, v फाइनल जो है वो 2 टाइम्स हुआ v इनिशियल का। तो v इनिशियल का पावर 2/3 ऊपर रहने दो, और यहाँ पर एक बार इसको 2/3 पावर दे दो और एक बार इसको 2/3 पावर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मेरी इनिशियल वर्क डन डिवाइडेड बाय फाइनल वर्क डन कितनी हो जाएगी, ऊपर कितना है, ऊपर सिंपली सिर्फ 1 बचा है, नीचे कितना बचा है, नीचे 2/3 बचा है। तो क्या मेरी फाइनल वर्क डन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा इनिशियल वर्क डन के ऐसे आ जाएगा। तो ऐसा ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सेम टू सेम ऐसे ही दे दिया है, तो इसलिए हम ये टिक कर देंगे। अगर वैल्यू में दिया होता तो हम वैल्यू में रख के करते। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर पानी में कोई चीज़ ऐसे रखी है तो उसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है, बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या होती है, आर्किमिडीज में हम पढ़ते हैं, लेकिन आर्किमिडीज सिलेबस से डिलीट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बाइंड फोर्स से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर इस चीज़ को यहाँ पर रखे हैं, क्या है, मेटल डिस्क है, तो जितना डिस्क पानी के डेप्थ में होगा वो अपने वेट के बराबर पानी को वहाँ से हटा देगा। सिर्फ इतना पता होना चाहिए। आर्किमिडीज का ये थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, थेरी पार्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना एरिया लेगा। ये सिंपली ऊपर इसमें एक फोर्स लगेगी जिसका नाम है बाइंड फोर्स, नीचे लगेगी दूसरी फोर्स जिसका नाम है इसके वेट की वजह से W डैश जो कि mg के बराबर होगी, और ऊपर लगेगी क्या, बाइंड फोर्स जो हमको पहली बार डूबने से बचाती है। और ऊपर क्या लगेगा, और एक चीज़, ऊपर एक चीज़ और लगेगा। देखो ये क्या है पता है आपको, ये सिंपली सरफेस टेंशन है। तो इस साइड कॉस कंपोनेंट, इस साइड साइन कंपोनेंट, ऐसा दोनों साइड है। तो यहाँ पर 2 cos t हो जाएगा, 2 cos t, और क्या आ जाएगा, एरिया फोर्स लिख रहे हैं ना। तो हमने क्या पढ़ा था, सरफेस टेंशन जो होता है, फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम ये लेंथ, इसकी पेरीमीटर 2πr होगी, और जो मेरा फोर्स होगा वो लेंथ इंटू सरफेस टेंशन होगा, और लेंथ कितनी होगी, 2πr इंटू टी होगी। तो ये मेरी टी की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपली 2πr जो इसकी लेंथ होगी। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या लिख देंगे हम लिख देंगे कि W डैश जो नीचे का वेट लग रहा है वो किसके बराबर है, वो बराबर है बाइंड फोर्स के 2πr। r इसमें स्मॉल r दिया है तो हम स्मॉल r ले लेंगे, और क्या हो जाएगा, t cos थीटा प्लस ये जो बाइंड फोर्स है ये W के बराबर होगी जो नीचे वेट लग रहा होगा, इज इक्वल टू W। तो मेरा जो वेट ऑफ मेटल है वो मेरा आ जाएगा इतना, ऊपर जितनी फोर्स है नीचे जितनी फोर्स है, दोनों को बैलेंस कर लिया। आगे चलेंगे। ये जीके है, जीके का मतलब क्या होता है कि थ्योरी वाला पार्ट रहता है, ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें करते हैं। क्या क्या करेंगे भाई, जानेंगे धीरे धीरे कि जब एक लिक्विड ड्रॉप n लिक्विड ड्रॉप में, या फिर एक स्पीयर n स्पीयर में ब्रेक होता है तो
कैसे ब्रेक होगा, इसको हम कुछ एनर्जी देंगे तो ये ऐसे टूट जाएगा। अकेला इंसान है, ये टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लड्डू का एग्जाम्पल दिए थे, एक बड़ा वाला लड्डू है और ये एक बूंदी है। ये लड्डू है, ये उसके अंदर की बूंदी है। तो जब लड्डू को फोड़ेंगे तो उसके अंदर बूंदी बचेगी। तो जब इस बात का ध्यान रखना, जब एक बड़े लड्डू से छोटा लड्डू टूटता है तो एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया जो होगा वो इंक्रीज होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सरफेस एनर्जी इंक्रीज होती है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये टूटा कैसे, कुछ ना कुछ इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, एनर्जी इसने कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब किया होगा। और टेम्परेचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन होगा क्या, अगर होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो आपने एंडोथर्मिक प्रोसेस में पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक, मुझे खुद नहीं याद आ रहा है, कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो कुछ उसी तरह से आप कह सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। रॉन्ग होगा तो भाई करेक्ट कर देना मेरी बात। लेकिन आप यहाँ पर इतना याद रखना कि एक बड़े ड्रॉप से छोटे एन ड्रॉप में टूट रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके ब्रेक हो जाएगा। तो आपको और क्या याद रखना है, आपको ये और याद रखना है कि तो वर्क कितना होगा या चेंज इन एनर्जी कितनी होगी। अगर ये बबल है, सॉरी ड्रॉप है, अगर ये ड्रॉप है तो इसकी सरफेस एनर्जी जो है वो, या वर्क जो है वो 4 पाई इंटू सरफेस टेंशन इंटू रेडियस इंटू ये रेडियस किसका है, ये रेडियस है बड़े वाले का। अच्छा ये आपको नहीं याद रखना है, आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है मेन। रुको मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जस्ट वेट। आपको इस पूरे स्लाइड में सिर्फ यही 2 चीज़ें याद रखनी है कि वर्क मेरा जो होगा वो 4 पाई एस आर क्यूब 1 अपॉन स्मॉल आर, जो छोटे छोटे बबल बने हैं उनका रेडियस, माइनस बड़े वाले का रेडियस आंसर होगा। अब आप कंफ्यूज जाएंगे कि बड़ा वाला इस साइड या इस साइड, तो आंसर निगेटिव नहीं आएगा। तो बड़े वाले को यहाँ होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 में से 1 जाएगा तभी तो यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा। अगर यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 4 होता तो 3 में से 4 को घटाना पड़ता तो -1 आ जाता, जो कि नहीं होगा। ठीक है, कहाँ थे हम थे इसके आगे। अब और दूसरी चीज़, वॉल्यूम के टर्म्स में जब आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा वर्क डन 3Vs 1 अपॉन आर माइनस 1/r। तो अपनी बायो की शक्ति लगाओ और इसको कर लो रट्टा। और एक बात और वो आगे है कि वर्क डन इतना हो जाएगा। अगर मैं एक इक्वेशन और याद करना चाहूँ जिसमें स्मॉल आर न आ रहा हो तो वो ये वाली इक्वेशन होगी। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। और एक बात, ये सारे जो केसेस हैं ये ड्रॉप के लिए हैं। अगर बबल के लिए होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये भी बबल के लिए होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, ये थोड़ा सा लेवल अप टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि ईजी है। आपने थर्मल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा लगेगा ये नया चीज़ है, तो अगर आपने थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ी है आपको लगेगा कि ये आसान है, उतना भी टफ नहीं जितना हमने सोचा था। तो लॉस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया एक ड्रॉप, ब्रेक एंड ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप था, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके छोटे ड्रॉप में टूटा, तो बतानी है टेम्परेचर में डिक्रीज कितनी होगी। तो मेरा जो लॉस इन हीट एनर्जी होगा वो बराबर होगा गेन इन सरफेस एनर्जी। तो लॉस इन हीट एनर्जी हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ms डेल्टा टी, किसमें, थर्मल प्रॉपर्टी में, वो बराबर हो जाएगी किसके, सरफेस एनर्जी के। सरफेस एनर्जी जब गेन हो रही है तो 4 पाई एस आर स्क्वायर, यहाँ पर ये एस क्या है, सरफेस टेंशन, माइनस 1 n का पावर 1/3 -1। छोटे आर और एन आर के रिलेशन को हम रिप्लेस करके सिर्फ कैपिटल आर के टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसा होता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर मास की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये वो है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा टी इज इक्वल टू जो भी है। जब इसको सॉल्व करेंगे, कटपिट करेंगे, तो हमारा जो डेल्टा टी आएगा वो हमारा 3s डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू सरफेस, डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू रेडियस, और ब्रैकेट में सेम वही n का पावर 1/3, ये आ जाएगा। आप इसको MR रट्टा कर लेंगे बायो की शक्ति लगा के। नहीं करेंगे तब भी आप देखो सॉल्व कर सकते हैं चीज़ें यार। अब ये भी आ जाते हैं अगली चीज़ों पर। अगला जीके ये है कि अब n छोटे छोटे ड्रॉप टूट कर जुड़कर बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तब क्या होगा, वॉल्यूम तब भी कांस्टेंट रहेगा, एरिया अब डिक्रीज हो जाएगा। देखो इनके पास ज़्यादा एरिया था, ये वाला एरिया, ये और इसके पास सिर्फ इतना ही एरिया है, तो ये कम हो जाएगा और यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो बड़ा बन रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, छोटा चीज़ बन रहा है तो टेम्परेचर घटेगा।
ठीक। अब मुझे बताओ ये वाली चीज़ जो है वो सेम होगी इसमें भी। कौन सी वाली चीज़? ये वाली चीज़ कि लॉस इन एनर्जी, जो एनर्जी का लॉस होगा या रिलीज होगी वो इसके बराबर आएगी। सेम यही चीज़ उसमें भी थी पिछले वाले में और इसमें भी सेम यही चीज़ है। ठीक है। और हमको इसमें क्या क्या याद रखना है, मैं मार्क कर देता हूँ। सिर्फ 3 चीज़ें और याद रखनी है। एक, ये कितना एनर्जी रिलीज हुआ। दूसरा दूसरा क्या, टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का रेशियो जो होगा वो n का पावर 1/3 होगा। और परसेंटेज लॉस जो होगा वो 1/n का पावर 1/3 - 1 × 100 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे। अब देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया जो भी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। वर्क डन टू ब्रेक द स्फेरिकल ड्रॉप आर इन एन ड्रॉप, मतलब एक बड़ा ड्रॉप है और ये दोनों के लिए सेम होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों के लिए सेम होगा। अब वर्क डन बताना है कि एक ड्रॉप है उसको इक्वल साइज है, इक्वल प्रोपोर्शनल में ब्रेक हो रहा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन बतानी है। वर्क डन टू ब्रेक स्पेरिकल ड्रॉप आर इन एन ड्रॉप, तो एन ड्रॉप में ब्रेक करने के लिए जो वर्क लगता है वो ये लगता है, इसमें भी और उसमें भी, दोनों में वर्क सेम ही लगता है। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ देखेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, हम n का पावर 1/3 - 1, n का पावर 1/3 - 1 मतलब हमारा थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखते हैं। इफ द T is the surface tension of a fluid, then energy needed to break the liquid drop of radius r into 64 equal part। तो एनर्जी जो होती है वो होती है 4πSr n का पावर 1/3 - 1। मुझे बतानी है, क्या बतानी है मुझे कितनी एनर्जी लगेगी या कितना वर्क लगेगा। तो 64 ड्रॉप है, तो 64 का रूट क्यूब जो होता है वो मेरा होता है 4 चौक 16 चौक 64, 4 होता है। तो यहाँ पर मेरा 4 आ जाएगा, 4 - 1 और ये चीज़ें ऐसे ही रहने दो, तो 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा। तो 12 वाला हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो, अब क्या ये सेम चीज़ जो हमने थ्योरी में पढ़ी थी वही नीट में पूछ लिया क्या, कि v अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम्स के टर्म्स में 3 वाला आंसर था, सीधा 3 वाला करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये गलत हो जाएगा। माइनस वाला था, छोटे वाले रेडियस से बड़े वाले को घटाना था। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। 2 वाटर ड्रॉपलेट है, दोनों मर्ज करके एक लार्ज ड्रॉप बना रहे हैं। 2 वाटर ड्रॉप है, दोनों मर्ज करके एक लार्ज ड्रॉप बना रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी है 2। छोटा चीज मर्ज होके बड़ा चीज बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब रिलीज होती है भाई, तो सिंपली एनर्जी लिबरेटेड हो जाएगी। और अगर बड़ा वाला 2 ड्रॉप बनाता तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता, खाता, तब जाके फटता। अब सोप बबल हेल्प इन क्लोथिंग, सोप हेल्प इन क्लीनिंग द क्लोथ, क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट द डर्ट पार्टिकल, इंक्रीज कोहेसिव, डिक्रीज द सरफेस टेंशन। मैंने पहले ही बताया कपड़ा को पानी गर्म करके या सोप में इसलिए धोते हैं क्योंकि जब पानी को गर्म करते हैं तब भी पानी का सरफेस टेंशन कम होता है, और जब पानी में सर्फ डालते हैं तब भी उसका सरफेस टेंशन कम होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड सरफेस टेंशन जनरली, वर्ड ध्यान देना, जनरली डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल डबल टू अदर वन, एक्सेस प्रेशर जो सोप बबल में है वो मेरा डबल है अदर के कंपेयर में। मतलब अगर ये डेल्टा P1 है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा P2। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम बतानी है, कैसे बताएंगे? एक्सेस प्रेशर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2S/R। S क्या है? सरफेस टेंशन। ये है क्या? सोप बबल। सोप बबल है तो इसका जो फॉर्मूला है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4S/R बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको एस का काम ही नहीं है, हमको सिर्फ किसका काम है, हमको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के? आर का पावर 3, वॉल्यूम आर का पावर 3 होता है। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4S डिवाइडेड बाई R1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4S डिवाइडेड बाई R2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरा 4S से 4S कैंसिल हो जाएगा? तो मैं इस R को इस साइड लेके आया तो R2/R1 जो है वो मेरा 2/1 हो गया। तो R1/R2 मेरा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R क्यूब के, तो इसी का क्यूब वाला मेरा वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 दूना 8, 1:8 विल बी माई आंसर। एक ऑप्शन 8:1 भी होना चाहिए था, तब ज़्यादा अच्छा रहता। अब देखो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी का ये दूसरा क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्मेट में है। 2 सोप बबल है, दोनों को कनेक्ट किया जैसा कि फिगर में दिया गया है। जब हमने स्टॉपर को निकाल लिया तो साइज ऑफ बबल कौन सा इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली बड़ा वाला और बड़ा होगा, छोटा वाला
और छोटा होगा, बोथ बबल सेम साइज नहीं होगा, बबल ऑफ ए डिक्रीजेस एंड बबल ऑफ बी विल बी इंक्रीजेस। आगे चलेंगे। अब एक बबल है जिसका रेडियस, जिसका डायमीटर हमको 8 मीटर दिया है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4 mm। ठीक है, सारे आंसर देख रहे हो सीजीएस में दिए हैं। तो हम 4 mm को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm होता है। अपने पास अगर स्केल होगी या कभी स्कूल में पढ़े होगे तो जो स्केल में होता है देख लेना। ठीक, अब तो ये हो जाएगा कितना 0.4 सेंटीमीटर। मैंने मीटर में क्यों नहीं किया, सारे आंसर देख रहे हो इसीलिए। अब हमको क्या बताना है, सरफेस टेंशन बतानी है। तो क्या है ये, बबल है या ड्रॉप है? बबल है, बबल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s अपॉन r आ जाएगा। मुझे क्या बताना है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड, मतलब हमको एक्सेस प्रेशर बताना है, मतलब प्रेशर का डिफरेंस एक तरह से वो बताना है। 4 इंटू यस, यस कितना है भाई 30 डाइन पर सेंटीमीटर, तो ये मेरा 30 हो गया। रेडियस कितना है, रेडियस मेरा 0.4 सेंटीमीटर है। तो मैं अगर इस 4 से इस 4 को कैंसिल करूंगा तो ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे 0.1। अब ऊपर नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिंपली 300/1, तो मेरा 300 वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है एक स्फेरिकल ड्रॉप है, एक स्फेरिकल ड्रॉप है, ड्रॉप है, ध्यान देना, ड्रॉप और बबल को जरा ध्यान से करना। वाटर का 1 mm का, मतलब उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10⁻³ 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इतना है, प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ड्रॉप, मतलब हमको डेल्टा पी बताना है क्या, ड्रॉप है तो 2s अपॉन r लगाओ ना यार, क्या इसमें सोचना। 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 70 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई r 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 140 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा दे दिया है, क्या दिया है भाई प्रेशर बताना है इनसाइड 2 सोप बबल, प्रेशर बता दिया है 2 सोप बबल के अंदर का। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है सरफेस एरिया का रेशियो। कैसे बताएंगे, हमको तो रेडियस पता होता है, तो रेडियस से एरिया कैसे निकालेंगे, निकालते हैं पहले रेडियस का रेशियो, उसके बाद हम एरिया फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, डेल्टा P1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या है सोप बबल, फिर से बबल तो 4s/r1, नीचे क्या है दूसरा सोप बबल, तो ये भी क्या हो जाएगा 4s/r2, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ, अंदर का प्रेशर ये होता क्या है, P इनसाइड टू P आउटसाइड, तो अंदर का प्रेशर ये दे दिया है और आउटसाइड का प्रेशर हमको पता है 10⁻⁻5 ATM होता है, सॉरी पास्कल होता है और 1 ATM होता है, आई एम सॉरी। तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली अगर हम डेल्टा P1 लिखेंगे तो डेल्टा P1 को क्या लिखेंगे, आउटसाइड का प्रेशर 0.2 माइनस इनसाइड सिंपली 1 डिवाइडेड बाई आउटसाइड 1.05 माइनस इनसाइड। अब एक बात बताओ, 4s से 4s कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम सब बबल है, सरफेस टेंशन सेम होगी। तो मेरा रेडियस का रेशियो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा क्या R2/R1। तो यहाँ से जब ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 0.2 और 0.5, दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5 हो जाएगा ऊपर नीचे, ये हो गया R2/R1। तो मुझे एक तरह से R1/R2 मिल गया, कितना 5/2। अब मुझे एरिया बताना है, तो हमको पता है कि एरिया ऑफ सोप बबल जो होता है वो 4πr² होता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन देखें तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो A1/A2 जो होगा वो R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। R1 R2 की वैल्यू 5/2 है, तो सिंपली 5 5 25 2 दूनी 4 मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब 25/4 वाला। आगे चलेंगे। मेरी स्पीड बढ़ गई है क्या भाई, इतने सारे क्वेश्चन है यार, समझा करो, क्या कर सकते हैं। एक्सेस प्रेशर ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप इज 4 टाइम्स ऑफ अनदर, मतलब डेल्टा P1 जो है वो 4 टाइम्स है डेल्टा। एक चीज़ बताऊँ आपको, हमेशा जिस चीज़ में हमेशा पहले कंफ्यूज होता था, देखो एक्सेस प्रेशर इज 4 टाइम्स ऑफ, जहाँ पर हो वहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो, अनदर ड्रॉप कितना टाइम्स 4 टाइम्स, 4 ये अनदर ड्रॉप डेल्टा P हो गया, और जहाँ पर एक्सेस इज हो वहाँ पर इक्वल लगा देना। ऐसा करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया भाई, कसम से बता रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था इस चीज़ में, आप भी होते होंगे आई होप। तो मुझे क्या बताना है, मासेस का रेशियो, छी ससुरी का पूछ लिया, ये तो कुछ अलग ही पूछ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम मास का रेशियो देखते हैं कैसे निकालना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या है
ड्रॉप हो या बबल हो भाई कैंसिल ही होना है, ड्रॉप है। तो 2s/r1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2s/r2। 2s से 2s कैंसिल हो गया तो 1/r1 इज इक्वल टू 4/r2। तो क्या मैं यहाँ से r1/r2 को 1/4 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। अरे भाई इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, सिंपल। तो r1/r2 तो आ गया। अब मुझे एक बात बता दो, क्या डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये कि मास अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम जो है वो रेडियस के पावर 3 प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं अगर रिप्लेस करूं किसके, देखो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के पावर 3 के, तो क्या मैं मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3 लिख सकता हूं? लिख सकते हो। तो m1/m2 का जो रेशियो होगा वो r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर। r1 मेरा 1 है, r2 मेरा कितना है? 4 है। 4 चौक 16। तो मेरा, एक सेकेंड, आर का पावर क्यूब है ना भाई, स्क्वायर कैसे लिख दिया तूने? तो 4 चौक 16 चौके 64 मेरा आंसर आ जाएगा। 1:64। ध्यान से देखना, किस वाली चीज़ को देखना, ये वाली चीज़ गौर करने लायक है। तो 1:64, एक ऑप्शन 64:1 भी होना चाहिए था। आगे चलते हैं। दो लिक्विड ड्रॉप है, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, ठीक है। दे कोलरेज टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप टू द आइसोथर्मल। आप इसको करेंगे, क्या करेंगे? बायो की शक्ति लगा के एमआर रट्टा। अगर आइसोथर्मल कंडीशन दे दिया और दो ड्रॉप मिल के एक ड्रॉप बना रहे हैं, ध्यान देना, दो ड्रॉप मिल के एक ड्रॉप बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? तो मेरा जो रेडियस होगा इस वाले ड्रॉप का वो मेरा हो जाएगा सिंपली पहले वाले का दूसरे वाले के स्क्वायर और रूट के अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, जैसे सर ने थ्योरी में बताई थी, क्वेश्चन नहीं कराया था क्या उसके ऊपर? एंगल ऑफ कोलरेज। एंगल ऑफ कोलरेज क्या होता है? कभी जब बबल निकलते हैं तो देखो ऐसे एक बबल के ऊपर दूसरा बबल चिपका होता है, तो इसका जो रेडियस होगा वो दोनों का जो मिला के रेडियस होगा वो मेरा 1/1/r डैश डिवाइडेड बाय छोटे वाले का रेडियस माइनस बड़े वाले का रेडियस होता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कोलरेज। इस पर क्वेश्चन आई थिंक थे यार, थे कि नहीं थे यार, सोचने दो पहले। ये देखो, अच्छा एंगल ऑफ कोलरेज नहीं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सॉरी। कोलरेज का मतलब होता है मिलना। मैं भी यार हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, समझ सकते हैं कि आप भी सर की तरह। दो सोप बबल है, एक का रेडियस ये है, एक का रेडियस ये है, तो जो मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो मेरा होता है 1/r डैश इज इक्वल टू 1 छोटा वाला रेडियस डिवाइडेड बाय 1 बड़ा वाला। तो मुझे बताना है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो सिंपली मुझे एक बात बताओ, ये इसका हाफ है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 1/4 बच जाएगा। 1/4 किसके इक्वल आ गया? ये हो गया 1/r डैश के। अब दोनों को उल्टा कर देंगे तो r डैश मेरा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस। ये वाला सीन गया यार, छी, ये वाला सीन जब दो बबल ऐसे आपस में छोटे बड़े आगे चिपक जाए तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है। और आइसोथर्मल में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर रूट में होती है। आप हमेशा इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलेंगे। स्फेरिकल ड्रॉप है 1 mm की, सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर दे दी है, डिफरेंस इन प्रेशर इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सोप। अरे यार क्या क्वेश्चन है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बार बार एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या है? ड्रॉप है तो 2s/r, 2 इंटू यस की वैल्यू 75 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू 1 mm, मतलब 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ प्लस 10⁻³ हो जाएगा। 75 दूना 150 मेरा आंसर। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड 0 होता है। ये देखो जो हमने ग्राफ पढ़ा था ना टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का, ऐसा वाला, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर जब आएगा तो इसका सरफेस टेंशन एकदम ऐसे 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। आगे चलेंगे। वेटेबिलिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन प्राइमरली किस पर डिपेंड करेगी? तो जो वेटेबिलिटी होती है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्राइमरली हम ये चीज़ अभी आगे थियोरेटिकल पार्ट में सीखेंगे। आगे हम, अब देखो आपको सिर्फ एक याद रखनी है चीज़, ये एक कैपिलरी ट्यूब है। अगर इसमें ऐसे हंसता हुआ पानी ऐसे हंसता हुआ बनेगा, जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका एग्जाम्पल है मर्क्यूरी, या लिक्विड ड्रॉप लीफ के ऊपर इसका एग्जाम्पल है।
तो जब लीफ के ऊपर पानी की बूंद गिरती है, जो लीफ होती है पीपल की, नीम की, तो देखो वो गीला नहीं होती है, वो ऐसे गोल बन जाती है। लेकिन जब वही लीफ, वही वाटर किसी पेज पर या ऐसे किसी पेज पर गिरता है तो उसको वेट कर देता है। तो क्यों? क्योंकि इनके बीच के एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से। अब देख लेते हैं वेटेबिलिटी। तो जब ऐसा पानी का शेप बनेगा, आप ऐसे इसको याद रखिएगा रोने से। तो एक छोटा बच्चा था, उसको पानी में नहाना था, उसको बारिश में भीगना था, तो उसको उसके घर वाले ने नहीं भीगने दिया, बोला बहुत मारेंगे, नहीं पानी में नहीं जाना है, बीमार हो जाओगे, पागल हो गया, जुकाम हो जाएगा। तो वो रोने लगा। लेकिन एक दूसरा बच्चा था, उसके पेरेंट्स उसको पानी में भीगने जाने दिए और वो ऐसे खुश हो गया ही। तो जब ऐसा वाला डायग्राम बनेगा तो वेट हो जाएगा। और इसमें जो एंगल बनता है, जो पानी पानी के बीच में एंगल है, वो ध्यान रखना, पानी वाला एंगल और इस सॉलिड वाली दीवार के बीच का एंगल वो 90 से कम है। 90 से कम वाले एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। और जब एक्यूट एंगल बनता है तो वेट हो जाते हैं। वेट हो जाते हैं तो हंसते हैं। और ऐसे याद रख सकते हैं कि देखो, क्या तुमको ऐसे नहीं लग रहा है कि ये पानी इस पे चढ़ने का ट्राई कर रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है? हाँ, जब पानी इस पे ऐसे चढ़ने का ट्राई करेगा तो वेट हो जाएगा। यही सेम एग्जांपल होता है कि इसमें दिया जलाते हो दिवाली में, तो यही सेम कंसेप्ट उसमें लगता है। नॉर्मली जो तेल रहता है वो दियली के अंदर रहता है, लेकिन जलता कैसे है दीपक? उसको वो खींचता है, ऐसे खींचता है। दूसरी चीज़, अगर कभी आप टॉवेल ओवेल या कोई भी कपड़ा लो, अगर इसको ऐसे पानी में रखे हो तो धीरे धीरे करके ना पूरा पानी खींच लेता है, मतलब पूरा पूरा टॉवेल भीग जाएगा। ऐसा होता है, पर्सनली कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो बताना। अब दूसरी चीज़, अगर ये जो एंगल है ये वाला, जो इस दीवार और इसके बीच बन रहा है, वो 120 से ज़्यादा है। एंगल हमेशा यहाँ से लेना, यहाँ से ध्यान देना। वो 120 नहीं, सॉरी 90 से ज़्यादा है तो वेट नहीं होगा। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आप डैश करते हैं तो आपकी डैश जब वेट हो जाती है तो वो खुश हो जाती है। तो अपने हिसाब से डैश को फिल कर लीजिएगा। समझदार लोग समझ गए होंगे वेट करने का मतलब, गीला करने का मतलब। जब तक गीला नहीं होगा तब तक तुम एक मर्द नहीं हो, गीला नहीं करते हो तो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कहाँ था मैं? सॉरी, डबल मीनिंग नहीं है कुछ, ज़्यादा ना सोचो। तो ये रोता हुआ ग्राफ है 90 से। एक मिनट यार, कुछ उल्टा हो गया है क्या? अच्छा नहीं सही है, सही 90 से ज़्यादा है यार, मैं तो डर गया, मैं तो डर गई। कहाँ थे हम? यहाँ पर थे। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स मतलब देखो, कोहेसिव वर्ड से कॉलीग वर्ड नहीं समझ में आ रहा है? कॉलीग, कॉलीग मतलब जो साथ साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ मतलब पानी और पानी के बीच की फोर्स जो होती है वो कम है। किसके? एडहेसिव फोर्स के, इस दीवार के और पानी के बीच की फोर्स के। वैसे ही यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए एकता में शक्ति है। इसीलिए देखो ये ऊपर चल रही है, ऊपर चल रही है ना। एकता में बहुत शक्ति है भाई, एकता मेरी दोस्त है इसके अंदर बहुत शक्ति है। झगड़ा किए थे क्या कभी? तो यही सेम चीज़ होती है। एक चैप्टर डिलीट हो गया जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो नॉर्मली जाइलम फ्लोएम तो पढ़े होगे। तो जो जाइलम होता है उसके अंदर जो पानी, नॉर्मली पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, 100-100 मीटर के पेड़ होते हैं भाई। तो नीचे से पानी ऊपर जाता कैसे है? उसका एक कॉज ये भी है, सरफेस टेंशन और कोहेसिव फोर्स। किसके बीच? पानी और पानी के बीच, और एडहेसिव फोर्स पानी और जाइलम के बीच। तो आपने फिजिक्स भी पढ़ ली, सॉरी बायोलॉजी भी पढ़ ली। ये क्वेश्चन था नीट का भाई, डिलीट हो गया चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन था ये नीट का, एक आया हुआ क्वेश्चन है 2021 या 22 में, 21 में आई थिंक। कहाँ था मैं? और जब 90 डिग्री होगा तो आई थिंक वेट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलेंगे अब अपने सवाल पर। अब ये सवाल 2019 का है और थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा। क्या किया है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। 90% क्या 99% बच्चे इसको छोड़ कर आए थे। क्यों छोड़ कर आए थे? क्योंकि इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाए थे। अगर आप लैंग्वेज समझ जाना तो बताना। एक ऐसे कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऐसे पानी भरा है, ठीक है। सोप बबल हैविंग द रेडियस 1 mm, ब्लोन डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग द सरफेस टेंशन इतना, प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। जो सोप बबल है उसके अंदर प्रेशर PI है, ठीक है, मान लेते हैं P इनसाइड PI है, वो इक्वल है, वो प्रेशर इक्वल है किसके? वो प्रेशर इक्वल है जेड नॉट डिस्टेंस बिलो फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। यहाँ से मान लो मैंने कंटेनर के नीचे यहाँ गया, यहाँ पर मैंने जेड नॉट लिया, तो ये वाला डिस्टेंस पर जितना प्रेशर होगा उतना होगा। तो यहाँ पर प्रेशर होगा कितना? यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं कुछ P डैश है,
तो ये पी डैश इक्वल होगा किसके, इसके, ये ऐसा क्वेश्चन बोल दिया। और पी डैश होता कितना है, सिंपली एच रो जी। तो यहाँ पर एच जो है, छींक आ गई थी, जो एच हो है वही जेड नॉट है, जेड रो जी। और पी इनिशियल कितना है, पी इनिशियल बबल के अंदर जितना होता है भाई, कितना होता है, अच्छा पी इनिशियल कितना है, पी इनिशियल है मेरा, क्या है, बबल है कि ड्रॉप है, बबल है, बबल है, तो ये हो जाएगा 4s बाई आर। यस क्या है, सरफेस टेंशन। बस इसको इक्वेट कर दो, हमको क्या मिल जाएगी, जेड नॉट की वैल्यू मिल जाएगी भाई। और एक मिनट, यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे किसको, पी नॉट को। प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल, यहाँ पे जो हमने प्रेशर लिखा है वो इनसाइड तो प्रेशर होगा ही, बाहर भी तो कुछ प्रेशर होगा, इसके बाहर भी तो कुछ प्रेशर होगा। तो इसके बाहर जो प्रेशर होगा, इनसाइड माइनस आउटसाइड, पी इन माइनस पी आउट, वो बराबर होगा। जैसे हमने यहाँ पर अंदर प्रेशर है, तो हम क्या सिर्फ अंदर का प्रेशर ले रहे हैं, हाँ यार हम सिर्फ अंदर का भी ले सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे एटमॉस्फेयर का नहीं लेना है तो इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, दोनों को मत लो। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, पी इनसाइड इज इक्वल टू जेड नॉट रो जी। तो यहाँ से पी इनसाइड 4s बाई आर हो जाएगा। आई थिंक यही ही होगा, एटमॉस्फेयर को लेना ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर की वजह से भी प्रेशर होगा, तो यहाँ पर भी होगा, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे हम पहले ही। ठीक है, अब क्या, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे अब, तो क्या हम जेड नॉट को लिख सकते हैं ऐसे, हाँ। तो 4 इंटू यस, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है वाटर की, 10⁻3 और रेडियस कितना है, रेडियस मेरा है 2 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू 10 है। क्या 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 5 चौक 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या एक 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, ये जो 10 है ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, और ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 10 हो जाएगा। तो जब 10 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 10⁻²। तो ये मेरी जेड नॉट की वैल्यू आ गई मीटर में। हमको आंसर में किसे बताना है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली यार 1 मीटर जो होता है 10⁻1 मीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के, एक सेकंड, 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अरे यार यहाँ पर ये 10⁻3 से कैसे कैंसिल हुआ, रेडियस तो 10⁻² है, रेडियस 10⁻³ है, रेडियस मेरा जो है वो 10⁻³ है। और जो मेरी, हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, फटाफट से कर लेते हैं फिर भी, 4s/r रो जी, ये मेरा आंसर आया था, ये मेरा न्यूमेरिकली जो रखना था वैल्यू, ये आया था। s की वैल्यू कितनी है 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10⁻², कोई दिक्कत नहीं। अब हमने r की वैल्यू रखनी है, r कितना है 1 mm 10⁻³ मीटर, डेंसिटी कितनी है 10⁻³ और g की वैल्यू 10, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 चौक 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल करो, तो ये ऊपर क्या बच गया 10 और ऊपर 10⁻², नीचे एक 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो मेरा जो जेड नॉट है वो 10⁻² मीटर आ गया। तो हमको पता है 1 सेंटीमीटर जो होता है, अरे यार मेरा चेहरा कहाँ चला गया, रुको 1 मिनट, मेरा देखने मेरा फेस ही गायब हो गया। तो करते हम, अरे यार गुस्सा आ रही है यार पता नहीं क्यों। तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो 1 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, कभी आपने ये चीज़ की होगी कि आप एक बंद डिब्बा लो, बिस्लरी की बॉटल लो, उसमें छेद करो और उसके अंदर उसको पानी में डालो। जब ये पूरा खाली होगा तो तुरंत से पानी इसके छेद के अंदर नहीं जाएगा, एक पर्टिकुलर हाइट तक वो जाएगा, उसके बाद उसमें पानी जाना स्टार्ट होगा। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड जस्ट स्टार्ट टू एंटर द इनसाइड द सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो
ये जो केस है एक तरह से आप कह सकते हैं लेवल अप है। लेवल अप तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो ऐसा तब होगा जब जो प्रेशर है, प्रेशर इसके अंदर का प्रेशर वो बराबर हो जाएगा इस हाइट पर आने वाले प्रेशर के। तो इसके अंदर का प्रेशर जो होगा वो 2S/R, लिक्विड के फॉर्म में, गोले के फॉर्म में घुसेगा पानी, तो ये हो जाएगा ρgh। और यहाँ से हमारे h की जो वैल्यू है वो 2S/ρgr हो जाएगी। तो हमको h की वैल्यू पता चल गई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, आए तो सेक्शन बी में आएंगे, तो इसको आप कर लेंगे हमारा रट्टा। कहाँ थे हम थे कौन सी दीवार पर पानी मतलब कहाँ पर चढ़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा डायग्राम करेक्ट है। मुझे सिर्फ एक बात बताना, जब ऐसा डायग्राम होता है तो क्या कभी पानी ऊपर चढ़ सकता है? भाई पानी ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, वेट नहीं कर सकता है। ऐसा जब डायग्राम बनता है तो जो थीटा है वो 90 से ज़्यादा होता है। जो थीटा है 90 से ज़्यादा होता है। तो जब थीटा 90 से ज़्यादा होता है तो राइज नहीं होता, तब लिक्विड में कैपिलरी में फॉल होता है, नीचे जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता। ठीक, हमने वेट और ना वेट करने वाले में ये चीज़ सीखी थी। तो आपको यहाँ इतना एक चीज़ और जानना है कि जब थीटा 90 से ज़्यादा होगा तो जो कैपिलरी होगी उसमें फॉल होगा, जब थीटा 90 से कम होगा तो राइज होगा। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 90 से ज़्यादा है। तो मुझे क्या बताना था कि कौन से केस में मतलब कौन सा डायग्राम सही है, कौन से केस मतलब बना है और वो सही है। अब देखो इसमें थीटा 90 से ज़्यादा है तो इसमें फॉल होना चाहिए था, लेकिन देखो इसमें राइज हुआ है, तो ये डायग्राम गलत है। अब इसमें जो है थीटा वो 90 से कम है और 90 से कम होने पर राइज होता है, तो ये डायग्राम सही है। इसमें जो थीटा है वो मेरा ऐसा रोता हुआ डायग्राम बना है, मतलब 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा है मतलब थीटा 90 से ज़्यादा है। जब थीटा 90 से ज़्यादा है तो इसमें फॉल होना चाहिए था और फॉल हो भी रहा है, तो ये डायग्राम सही है। इसमें थीटा 90 से कम है और इसमें 90 से कम है, तो इसमें राइज होना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा है फॉल, इसीलिए ये डायग्राम गलत है। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। जीके है भाई कैपिलरी राइज के ऊपर। कैपिलरी राइज, जो कैपिलरी ऐसे पानी में रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसके अंदर ऊपर पानी चढ़ जाता है, तो कितने हाइट तक चढ़ेगा वो मेरा होता है 2s cos थीटा ρgr। ये आया कहाँ से? ये आया यहाँ से कि जब यहाँ पर लिक्विड राइज होगा तो जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, पास्कल के लॉ को सही करने के लिए जो दो जगह पे प्रेशर होगा वो ρgh वो बराबर होगा किसके, 2s/r प्रेशर के। ये वाला प्रेशर बराबर होगा, तो इसी चीज़ को जब हम यहाँ से h निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2s/ρgr। ये r में कंफ्यूज मत होना, r जब भी आपको दिया हो तो आप इस कैपिलरी का ही r देगा, इसका r होता है स्मॉल r। हालांकि यहाँ पर ये कैपिटल R वो R नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। और देख लेना पिछले लास्ट के 10 ईयर में 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इससे आए ही हैं। और आपको चीज़ पता होनी चाहिए, जो राइस है, राइस मतलब खाने वाला राइस नहीं, राइस मतलब कितना पानी ऊपर चढ़ेगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैपिलरी के रेडियस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस टेंशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ वाटर के। और एक चीज़ कि देखो कॉस थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। कैसे? कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90, फिर उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, तो लास्ट में कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, तो दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो ये भी कह सकते हैं कि h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। और राइज तभी होगा जब थीटा जो है वो 90 से कम होगा और 0 से बराबर या 0 के ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, कितना मास चढ़ेगा इस कैपिलरी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, आप इसको भी याद कर लेंगे। अब अगर इनसफिशिएंट लेंथ का क्वेश्चन आए, मान लो कि कैपिलरी की हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, जो टोटल हाइट, बट लेंथ ऑफ कैपिलरी 15 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल हैपन। जो हाइट है, वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज की कमी है, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं कहाँ करेंगे। रुको कहाँ गया कैपिलरी डिप्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन। कैपिलरी ऑफ वाटर जाने दो, वही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर आगे करेंगे। कहाँ थे हम यहाँ थे। तो मेरी जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, जैसे जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर है और फॉर्मूला से हमने निकाला कि राइज जो होगा लिक्विड में वो 20 सेंटीमीटर का होगा, ये हमने निकाला, लेकिन जो इसके ऊपर लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो क्या मुझे एक बात बताओ, ये हाइट हमने कैलकुलेट की, तो बताओ क्या पानी यहाँ पे पहुँच जाएगा ऊपर फाउंटेन की तरह? नहीं, ओवरफ्लो नहीं होगा, वो अपने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मतलब 15 सेंटीमीटर तक जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको ये पढ़ना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है, बस। तो हाइट और रेडियस का जो रिलेशन है वो इनवर्स है और मास और रेडियस का रिलेशन डायरेक्ट है।
ये हमने अभी पिछले में ही किया। अब मास ऑफ कैपिलरी ट्यूब आर है, उसको लिक्विड में डाला है तो एम मास राइज हो रहा है। जब रेडियस को डबल करेंगे तो सिंपली 2m हो जाएगा, क्योंकि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो 2m मेरा आंसर। अब एक और जीके है ये, जूलियस लॉ क्या है, अगर कैपिलरी को टेढ़ा कर दिया तो कितने लेंथ तक उसमें पानी चढ़ेगा। तो अगर ये थीटा किया है तो ये मेरा हो जाएगा एल साइन थीटा, एंगल के अपोजिट में साइन थीटा होता है। तो मेरा रो जी एच जो होगा वो होगा रो जी एल साइन थीटा के, और यल मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच अपॉन साइन थीटा। एच हाइट है कितना, और एल मेरी लेंथ है जब वो टेढ़ा कर दिया। तो आगे चलेंगे। कैपिलरी ट्यूब को डिप किया वाटर में 20 सेंटीमीटर आउटसाइड ऑफ वाटर एंड वाटर राइजेस अप टू 8 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है भाई, इसका ये मतलब है कि ऐसे कैपिलरी ट्यूब है, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है ऐसे, और जब उसको इसमें डिप किया तो 8 सेंटीमीटर तक पानी इसमें चढ़ा। अरे नहीं नहीं नहीं, जब इसमें थोड़ा सा ऐसे डिप किया तो इसमें 8 सेंटीमीटर तक पानी इसमें चढ़ा। ठीक है, तो इसकी पानी के बाहर की जो लेंथ है ये वाली लेंथ वो मेरी 20 सेंटीमीटर दी है क्वेश्चन में, पानी के ऊपर की लेंथ। तो बताओ अगर फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में लग देंगे तो कैपिलरी ट्यूब में कितना पानी चढ़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर चढ़ेगा कैसे, एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, और जब जब हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो जी प्लस ए हो जाता है। एक सेकंड, लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, लिफ्ट नीचे गिर रहा है और फ्री फॉल से गिर रहा है, तो जी माइनस ए होगा, और यहाँ पर ए की वैल्यू जी हो जाएगी, तो जी माइनस जी जीरो हो जाएगा और एच इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये भी इनसफिशिएंट लेंथ का सवाल है। हालांकि इसके ऊपर तो कैपिलरी है ही नहीं तो उसके ऊपर पानी नहीं जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जितना वाटर से ऊपर रहेगी कैपिलरी उतना पानी जाएगा, और ये मेरा 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन ग्लास कैपिलरी ट्यूब रेडियस इतना है, रेडियस दे दिया है इतना है, सारे यूनिट है इसमें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 3 जीरो और 10⁻⁻5 हो जाएगा। देखो 1 2 3, 15 को इधर लाने के लिए मैंने 10⁻³ किया, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² किया। ठीक है, वाटर कितना राइज हो रहा है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10⁻² मीटर। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, एक सेकंड, ये जो कॉस थीटा था मैंने बताया ही नहीं ना, कॉस थीटा वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट था वो फॉर्मूला में। ठीक है, तो कहाँ थे हम थे इस पे, किस पे, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ग्लास टू जीरो। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर जीरो है तो मुझे सरफेस टेंशन बतानी है, तो क्या होता है यच होता है 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यच रो जी आर होता है। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो दे दिया तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली एच इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी आर। मुझे क्या बताना है, मुझे सरफेस टेंशन बताना है, तो ये बताना है, तो यहाँ से सरफेस टेंशन हो जाएगा एच रो जी आर डिवाइडेड बाई 2। तो एच की वैल्यू कितनी दी है 15 इंटू 10⁻², जी की वैल्यू 10, आर की वैल्यू अच्छा रेडियस की वैल्यू है ना, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में ही तो है। तो एच की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10⁻², और रेडियस की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁵, जी की वैल्यू 10, और डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो मुझे एक बात बताओ, ये 15 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, तो ये लगभग 112 के अराउंड कोई आंसर आएगा, और वैसा कोई आंसर नहीं है, तो मेरा नन ऑफ द आंसर आ जाएगा इसका। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। नन ऑफ द आंसर नहीं आएगा यार, मेरी गलती। क्या गलती, ये गलती कि जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने 11112.5 लाया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ और जब इसको हम 10⁻³ करेंगे तो 0.1125 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 3 लीटर लिया तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। कैसे किया, ऐसे किया कि 15 मल्टीप्लाई बाई 15 हमने किया था, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 किया था, ऊपर क्या था मेरा, ऊपर मेरा था एक जगह पर 10⁻³ पावर। फिर से कर दूं, टाइम यार फालतू वेस्ट होता है। अब सॉल्व करेंगे यही आंसर आएगा, और फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, नन नहीं होगा। आगे चलते हैं। वाटर राइज अप टू हाइट एच हाइट तक कैपिलरी में वाटर जा रहा है, अगर लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबाउट द सरफेस ऑफ एच लेस देन एच है तो क्या होगा। वाटर राइज एच तक इन कैपिलरी ट्यूब इफ लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन एच, तो क्या होगा, तो होगा ये कि वाटर राइज करेगा टॉप ऑफ कैपिलरी के और वो स्टे करेगा विदाउट ओवरफ्लोइंग, वो ओवरफ्लो नहीं करता। इनसफिशिएंट लेंथ का क्वेश्चन था। अब ग्रेविटी फ्री स्पेस में जी नहीं होगा तो एच जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, एच इन्फिनिटी हो जाएगा तो फुल ऑफ लेंथ तक कैपिलरी में राइज होगा, और ये बात ट्रू है। अब दूसरी चीज़, 3 लिक्विड है, डेंसिटी 1 2 3 4, और मुझे सरफेस टेंशन की वैल्यू बतानी है सेम हाइट के लिए। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या एच इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी आर होता है इंटू कॉस थीटा होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि क्या कह सकता हूँ कि यस
कॉस थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के। हाँ, अब मुझे बताओ कैपिलरी में राइज हो रहा है, पहली चीज़ सेम हाइट राइज हो रहा है तो क्या एंगल 90 से कम और 0 के बराबर या ज़्यादा होगा। हाँ, तो इसमें तो एंगल जो है वो कितना दे दिया साला, 180 से थोड़ा सा कम दे दिया, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। इसमें एंगल जो है वो मेरा 90 से ज़्यादा दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी 90 से ज़्यादा ही है एक तरह से। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में मुझे एक बात बताओ, कौन सी बात, कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर सरफेस टेंशन सेम है तो कॉस थीटा के। मुझे क्या बताना था, मुझे बताना था θ1 θ2 और θ3 में रेशियो, मतलब ऑर्डर बताना है। तो कॉस थीटा हो गया, और डेंसिटी जो है वो यहाँ पर सिर्फ एंगल दिया है तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सिंपली कॉस थीटा इनवर्स प्रोपोर्शनल थीटा, तो मैंने पहले ही बताया था। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका थीटा कम होगा। तो डेंसिटी 1 की ज़्यादा है तो θ1 लीस्ट होगा, θ2 उससे कम होगा, θ3 सबसे ज़्यादा होगा। तो θ3 सबसे ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा है, कम है, कम है, तो θ3 ज़्यादा, इसलिए सेकंड वाला मेरा ऑप्शन हो जाएगा। हमारा फ्लूइड होता है आज खत्म। मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस वाला। उसको करने से पहले वर्क पावर कर लेना भाई, मज़ा आ जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।